नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीड सोशल साइंस की सीरीज आपके सामने चल रही है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अभी तक जो है वो गुप्त काल तक हम पढ़ चुके हैं। मौर्य काल भी पढ़ा, गुप्त काल भी पढ़ा, बहुत सारे इनके बारे में फैक्ट्स पढ़े हमने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो चलिए अब हम इसके बाद हम बात करेंगे, गुप्त काल के बाद हम बात करेंगे वर्धन वंश की, जिसका जो प्रमुख राजा माना जाता है वो माना जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो वंश था वो था पुष्यभूति वंश। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हर्षवर्धन का वंश कौन सा था, पुष्यभूति वंश था। देखिए, पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है वो दिल्ली के निकट थानेश्वर नामक जगह पर हुई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के निकट थानेश्वर नामक जगह से पुष्यभूति वंश जो है वो प्रारंभ हुआ था। देखिए, इसके जो शासक थे, शासक की बात करेगा पुष्यभूति वंश के कौन कौन से शासक थे, तो सबसे पहला शासक था इसका प्रभाकर वर्धन। यहाँ पर हम प्रमुख शासकों की बात करेंगे, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था कि हुणों को परास्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हुणों को परास्त किया था, उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद हुआ राज्यवर्धन, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यवर्धन जो था, राज्यवर्धन के समय में क्या हुआ था कि जो शशांक नाम का जो शासक था उसने क्या किया था कि राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने में क्या हुआ था कि हर्षवर्धन जो था, इस साम्राज्य का सबसे जो शक्तिशाली शासक कौन था, हर्षवर्धन था। देखिए, जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तब प्रभाकर वर्धन, जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तब हर्षवर्धन को ये जानकारी कुंतल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा मिली थी। यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन को जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, कुंतल था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जो हर्ष की जो बहन है राजश्री, वो क्या था कि वो जंगल में, कहते हैं कि जंगल में खो गई थी या फिर जा चुकी थी। तो उसकी जो सूचना है वो भी हर्षवर्धन को दिवाकर नाम के मंत्री द्वारा मिली थी। तो यहाँ पर ये दो तीन नाम आप ध्यान रखिएगा, एक तो कुंतल है और एक दिवाकर है। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। दिवाकर तो उसकी बहन के बारे में जानकारी देता है और कुंतल हमें प्रभाकर वर्धन का निधन हो जाने की, हत्या हो जाने की जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात ध्यान रखिएगा तीनों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हर्षवर्धन की। सबसे मुख्य जो शासक है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं कि हर्षवर्धन ने क्या किया था। तो सबसे पहले तो इसके पिताजी का नाम क्या था, वो था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन पिताजी का नाम था। हर्षवर्धन के बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है उपाधियों से। हर्षवर्धन की उपाधियां थी, एक तो थी शीलादित्य, उसके बाद था साहित्यकार सम्राट था हर्षवर्धन, क्योंकि इसके दरबार में साहित्यकारों को बहुत सम्मान दिया जाता था, और सकलोत्तर पथ के नाम से भी इसको उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि युद्ध कौन सा लड़ा था कि जिसमें इसको हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, नर्मदा नदी का जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ में, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हार का सामना करवाया था। हर्षवर्धन इससे पहले हार का सामना उसने नहीं किया था, पर नर्मदा नदी के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को बुरी तरह से हरा दिया था। ये जानकारी हमें 634 का जो एहोल अभिलेख है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के समय का है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। 634 में एहोल अभिलेख से के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख किसने लिखा था, रवि कीर्ति ने। ये ध्यान रखिएगा आप, रवि कीर्ति का जो एहोल अभिलेख है 634 वाला ईस्वी, उससे हमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। देखिए, हर्षवर्धन के पहले जो मुख्य रूप से जो औद्योगिक नगरी जो थी वो पाटलिपुत्र को माना जाता था, पर हर्षवर्धन के समय वो बन गई थी, कन्नौज बन गई थी। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, कन्नौज थी। उसके बाद में हर्षवर्धन क्या था कि स्वयं एक बहुत बड़ा साहित्यकार था, बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार था, जिसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम के 3 उसने नाटक लिखे थे। अब इसके दरबार में भी साहित्यकार थे। दरबार में साहित्यकार कौन थे, बाणभट्ट थे, बाणभट्ट, जिन्होंने कौन सा लिखा था, हर्षचरित और कादम्बरी। दो पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित और कादम्बरी। कौन था, बाणभट्ट। उसके बाद था मयूर। ठीक है, दूसरा साहित्यकार कौन था, मयूर, जिसने सूर्य शतक, मयूर शतक और खंड प्रशस्ति लिखे थे। सूर्य शतक, मयूर शतक और खंड प्रशस्ति जिसने लिखे थे।
उसके बाद में अगर अन्य की अपन बात करें, अन्य साहित्यकारों में कौन थे, तो जयसेन था, सुबंधु था, ईशान था, शीलभद्र था और मातंग दिवाकर था। तो इस तरह से ये अन्य जो थे वो साहित्यकार हर्षवर्धन के दरबार में थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात अपन करते हैं हेनसांग के बारे में, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हेनसांग कौन था? ठीक है, हेनसांग की ने जो किताब लिखी थी, हेनसांग का शासनकाल माना जाता है 600 से 634 तक उसका जो मतलब वो आया था, मतलब उसका टाइम पीरियड माना जाता है 634 तक वो आया था। उसने जो किताब लिखी थी उसका नाम है सीयू की, उसकी बुक का नाम है सीयू की। अब हेनसांग को जो था वो तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीतिका, पंडित या फिर वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधियां दी गई थी। हेनसांग को ये उपाधियां थी। ठीक है, उसको क्या कहा गया? उसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा गया, वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया, इस तरह की उपाधियां उसको दी थी। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट बात अपन करते हैं कि हेनसांग ने 5 राज्यों का वर्णन उस समय किया था। कौन कौन से राज्यों का वर्णन किया था? वो था पंजाब था एक, दूसरा था कन्नौज, फिर था बंगाल, ठीक है, उसके बाद था बिहार और उड़ीसा। तो इस तरह से उसने 5 राज्यों का जो था वो वर्णन किया था। किसने किया था? हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयू की में। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि हर्षवर्धन ऐसा शासक था जिसके समय में चीन से राजदूत हमारे यहाँ पर आए थे और हमारे यहाँ से राजदूत चीन गए थे। ठीक है, उसके बाद में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को आश्रय दिया था। पहले यह वो अपन कह सकते हैं कि ये शिव अनुयायी था, और उसके बाद में इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा हेनसांग के प्रभाव के कारण से, जिस कारण से इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को इसने आश्रय दिया था। उसके बाद में इसने जो था वह महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया था 643 में। 643 ईस्वी में इसने महामोक्ष परिषद का जो आयोजन है वो भी करवाया था। और हर्षवर्धन ने प्रभाकर वर्धन को पूर्ण हरिण केसरी की उपाधि भी प्रदान की थी। तो इस तरह से हर्षवर्धन के बारे में ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब हर्षवर्धन के बारे में सामाजिक स्थिति जो थी वो सामान्यतः ये थी कि उस समय भी समाज के 4 वर्ग माने जाते थे। 4 वर्ग समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। स्त्रियों की स्थिति जो थी वो एक तरह से कह सकते हैं कि गिरती जा रही थी। ठीक है, सती प्रथा का जो प्रारंभ है वो भी हो चुका था। यशोमती का वर्णन इसमें हमें मिलता है, सती प्रथा का। इसके साथ ही आर्थिक व्यवस्था उस समय ठीक थी। तो इस तरह से हर्षवर्धन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने आपको बताई है। तो आप ध्यान रखिएगा इनको।